हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, उनसे रिलेटेड फैक्ट्स और साथ ही साथ कवर करेंगे स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं कि अगली होली आने से पहले आपकी ज़िंदगी में इतने सारे रंग बिखर जाए कि आपको वो होली सबसे प्यारी लगने लगे, ताकि आप लोगों को इस साल एक अच्छी सी बेहतर जॉब मिल सके। दोस्तों, मेरा मकसद इस करंट अफेयर सीरीज़ का ये नहीं है कि मैं आप लोगों को करंट अफेयर्स कवर कराऊं जैसा कि आप इधर उधर से कहीं से पढ़ते हुए आए हुए होंगे। मेरा मकसद है आप लोगों को वो करंट अफेयर्स प्रोवाइड करना जो आपको एग्ज़ाम में दिखे, सिर्फ वही न्यूज़ बताना जो इम्पोर्टेंट है। तो मैं अपने एग्ज़ाम जो मैंने क्रैक किए हैं उनके एक्सपीरियंस पर और आप लोगों को लिए जिस तरीके से मैं चीज़ों को देखता हूँ, पेपर्स वगैरह किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, उनके एक्सपीरियंस पर ये चीज़ें कवर करा रहा हूँ। और आप यकीन मानिएगा, आपको पेपर में क्वेश्चंस देखने को डेफिनेटली मिलेंगे। और बस आप इस सीरीज़ को अच्छे से फॉलो करिए। उम्मीद है आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर किया करें। शुरुआत करते हैं आज के इस करंट अफेयर सेशन की। कॉपी पेन नहीं निकाला है तो निकाल लीजिए और साथ ही साथ जो मैं क्वेश्चंस आपसे पूछता हूं उनका जवाब भी आप दिया करें। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या रही है? तो अभी इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स जारी किया गया है। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत की रैंकिंग क्या है। अब आप खुद समझ गए होंगे कि जब इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स या कोई भी इंडेक्स आता है तो वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और पेपर में सवाल वहाँ से बनता है। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में रैंकिंग के अलावा एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये जो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स है, चुनावी लोकतंत्र सूचकांक, इसको जारी किसने किया है? तो दोस्तों, सबसे पहले लिख लीजिए, इसको जारी किया गया है वी डैम द्वारा। वी डैम द्वारा इसको जारी किया गया। इसका फुल फॉर्म है वैराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी। DEM मतलब डेमोक्रेसी, वैराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी। चलो मैं लिख ही देता हूँ, वैराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी। इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया और इसके तहत जो भारत की रैंकिंग रही है वो रही है, भारत जो है रहा है 108 नंबर पर। टॉप पर रहा है डेनमार्क। ये आप चीज याद रखेंगे, टॉप पर कौन रहा? डेनमार्क रहा है। भारत की रैंकिंग रही है 108वीं। वहीं पर 2022 में भारत की जो रैंकिंग थी ना, वो 100वें नंबर पर थी, यानी कि भारत 100वें नंबर पर थी और भारत लोकतांत्रिक सूचकांक में धीरे धीरे नीचे गिर रहा है। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों पर बात करूं, अब सवाल बनते हैं चुनावी लोकतंत्र यानी कि चुनाव से संबंधित है, तो कहीं ना कहीं जो हमारा चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन है, उसके बारे में सवाल बनता ही है। तो एक बार देख लेते हैं चुनाव से क्या क्या सवाल आपके पेपर में बन सकते हैं। और सबसे पहले जो सबसे पहला सवाल पेपर में पूछा जा सकता है आपसे और पूछा गया है पेपर में, वो है, नोट डाउन कर लीजिए, कि इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यह एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो जो आप लोगों का इलेक्शन कमीशन है, चुनाव आयोग है, ये एक संवैधानिक संस्था यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। सबसे पहला सवाल। दूसरा, कि इसकी स्थापना कब की गई थी? 25 जनवरी 1950 को भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना हुई, 25 जनवरी 1950। इसी वजह से 25 जनवरी को हम किस रूप में मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाया जाता है, NVC, नेशनल वोटर्स डे आप बोल सकते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को ही मनाया जाता है। ठीक है, और इसके साथ साथ इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स के साथ साथ वी डैम ने LDI भी जारी किया है, लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स। ठीक है, इसके तहत जो है भारत का रैंकिंग जो रहा है वो रहा है 97वें नंबर पर और इलेक्टोरल में 108वें नंबर पर। हम बात कर रहे थे इलेक्शन कमीशन की। हेडक्वार्टर कहाँ पर मिलेगा आपको? नई दिल्ली के अंदर इसका जो है हेडक्वार्टर है, न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और सबसे पहले जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने थे उनका नाम आपसे पूछा जा सकता है, पहले भी पेपर में, सुकुमार सेन। सुकुमार सेन ये पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे भारत के। पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? सुकुमार सेन। अभी अगर मैं हाल ही में एट प्रेजेंट की बात करूं कि अभी हाल ही में कौन है, तो उनका नाम आप लिख लीजिए, वो है राजीव कुमार।
हाल ही में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, मतलब पहली महिला जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयोग की पहली महिला कमिश्नर बनी हो, ठीक है, फर्स्ट फीमेल टू बी द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो वो थी वी.एस. रमा देवी। वी.एस. रमा देवी, ये नाम भी आप याद रखिएगा, पहली महिला थी जो मुख्य चुनाव आयुक्त रही हैं, वी.एस. रमा देवी। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि इनका टेन्योर कितना होता है, उससे भी पहले क्या टेन्योर के बारे में भारतीय संविधान में बताया गया है? नहीं। तो टेन्योर के बारे में जो इलेक्शन कमिश्नर्स बनते हैं, उनका चुनाव आयोग के जो आयुक्त होते हैं, उनका कोई भी संविधान में ये कितने साल के लिए बनाए जाएंगे इसका जिक्र नहीं किया गया, लेकिन एक एक्ट है उसके तहत जो है इनका टेन्योर फिक्स किया गया है, वो है 6 साल या फिर 65 साल तक, इनमें से जो भी पहले होगा। मान लो अगर किसी की एज 49 ईयर्स है तो वो 6 साल तक क्या रहेगा? चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर इलेक्शन कमिश्नर के पद पर रहेगा। और अगर किसी की एज है 62 साल तो वो सिर्फ 3 साल ही अपने पद पर रहेगा, यानी कि 65 ईयर्स तक। तो आप समझ गए होंगे, इन दोनों में से जो भी पहले कंप्लीट हो जाएगी वो तभी वहाँ से उस पद से रिटायर हो जाएगा। तो ये था इलेक्शन कमीशन के बारे में, स्थापना जिसकी 25 जनवरी 1950 को ही, मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। और अभी वी.डैम वैराइटीज़ ऑफ डेमोक्रेसी द्वारा लोकतंत्र सूचकांक जारी किया गया, उसमें भारत की जो रैंकिंग रही वो 108वीं रही। चीज़ें क्लियर हुई? चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन और आपको डेफिनेटली पेपर में देखने को मिलेगा। दोस्तों बाहर थोड़ा सा साउंड आ रहा होगा, जैसा कि आप जानते हैं आज होली है तो माफ़ करिएगा। और सवाल क्या है कि अभी साथी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। साथी प्लेटफॉर्म ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सबसे पहले इसको लॉन्च किया गया है हमारे धर्मेंद्र प्रधान जो है, एक तरीके से यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, यानी कि हमारे शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। और इसकी फुल फॉर्म क्या है यही पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम। ये साथी जो है एक तरीके से जो प्लेटफॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म है। किस लिए लॉन्च किया गया है अब उसके बारे में जानिए। किसने लॉन्च किया है? सबसे पहले तो भारत का जो शिक्षा मंत्रालय है और आईआईटी कानपुर, इन दोनों ने मिलकर इसको लॉन्च किया है। भारत का शिक्षा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड आईआईटी कानपुर, इन दोनों ने मिलकर इसको लॉन्च किया गया है। इसके तहत क्या होगा, जो स्टूडेंट्स हैं 12th के बाद जो आईआईटी नीट वगैरह एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो इस प्लेटफॉर्म के तहत अपनी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कोचिंग नहीं ले सकते, और आजकल आप जानते होंगे कितनी महंगी महंगी कोचिंग्स होती हैं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए इसको लॉन्च किया गया ताकि बच्चे फ्री में अपनी पढ़ाई कर सकें, टेस्ट वगैरह दे सकें। तो ये है आप लोगों का साथी प्लेटफॉर्म। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है अगले वाला, डेफिनेटली पेपर में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। मैंने वे क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं जो पेपर में मिलेंगे, ऐसा नहीं कि कुछ भी रख दिया। और आप ये जानते हैं क्या है? जी हाँ दोस्तों, ये है मोटा अनाज। क्या है? मोटा अनाज, जो कि आजकल काफ़ी चर्चा में है। एक बार देख लेते हैं। हाँ, मोटे अनाज की हम बात कर रहे थे आजकल पेपर में, और ज़्यादा बहुत कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि भारत की पहल द्वारा 2023 को क्या किया गया है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइलेट घोषित किया गया है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइलेट्स। वेट अ मिनट। इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइलेट्स, अब ये है क्या, इसके बारे में जानता है मैं क्या किस चीज़ की बता रहा हूँ। एक हेडिंग लिखिए मीरा, MIIRA। ये जो मीरा है इसकी फुल फॉर्म क्या है? सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, लिख लीजिएगा। मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव, M फॉर मिलेट इंटरनेशनल, पेपर में पूछा जाएगा, पूरा बताऊंगा, एक बार लिख लीजिए। मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च, एंड अवेयरनेस। तो दोस्तों अभी भारत सरकार द्वारा
मीरा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है ग्लोबली। ग्लोबली कारण क्या है कि ये एक ग्लोबल इनिशिएटिव है, यानी कि पूरे वर्ल्ड वाइड में जो मिलेट्स हैं, ठीक है, उनकी कंजप्शन को बढ़ाने के लिए और उनके प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए, ताकि जो भोजन की कमी होती है उसकी भोजन की कमी ना हो, और जो मोटे अनाज है एक तरीके से उसमें लोगों की दिलचस्पी बढ़े, क्योंकि ये एक तरीके से जो आप लोगों के न्यूट्रिशन है उनकी कमी को बहुत अच्छे तरीके से पूरा करते हैं। और जो इसके तहत जो भारत का प्लान है वो ये है कि भारत खुद को एक ग्लोबल हब बनाना चाहता है मिलेट्स का। क्या बनाना चाहता है? ग्लोबल हब, ताकि उसको पूरी दुनिया में पहचान मिल सके मोटे अनाज के तौर पर, और एक तरीके से लोग उसके पास आए। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी कहीं ना कहीं ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और मीरा जो इनिशिएटिव है, मीरा इनिशिएटिव की शुरुआत कहीं ना कहीं हुई थी मध्य प्रदेश के इंदौर से, ठीक है। एग्रीकल्चर की एक मीटिंग थी G20 के तहत इंदौर मध्य प्रदेश में, और वहाँ पर इस पहल की शुरुआत कहीं ना कहीं हुई थी। तो मीरा इनिशिएटिव किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इंडियन गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया। क्यों लॉन्च किया गया? ताकि ग्लोबली भारत के रूप में जाना जा सके, इसको पहचान बन सके, और भारत कहीं ना कहीं मिलेट्स का जो है मोटे अनाज का तौर पर खुद को स्थापित कर सके, पूरे वर्ल्ड में उसकी पहचान हो सके। मीरा का फुल फॉर्म पेपर में आपसे पूछा जा सकता है, और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इंदौर में कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। चीज़ें समझ में आई? बहुत बढ़िया। मीरा का फुल फॉर्म जरूर आप याद रखिएगा। और 2023 को किस रूप में जाना जाता है ये मैंने आपको बताया था, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में जाना जाता है किसको? यूनाइटेड नेशन ने घोषित किया है 2023 को, ठीक है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। हाई सी ट्रीटी हाल ही में किसके द्वारा साइन की गई? तो दोस्तों अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन द्वारा हाई सी ट्रीटी लॉन्च की गई है। अब ये हाई सी है क्या, इसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ ताकि आप समझ सकें। तो यूनाइटेड नेशन ने हाई सी ट्रीटी की है, और हाई सी ट्रीटी में क्या होगा, आप जानते होंगे पेपर में पूछा जाता है कि कौन सा क्षेत्र समुद्र का जो है जिस पर भारत मतलब या फिर कोई भी कंट्री है उसका कब्जा होगा। तो कोई भी 12 नॉटिकल माइल तक, 12 नॉटिकल माइल तक जो भी एरिया होता है उसको बोलते हैं टेरिटोरियल एरिया, ठीक है। किसी भी कंट्री का टेरिटोरियल एरिया होता है। उसके बाद जो एरिया होता है 200 नॉटिकल माइल्स तक, वो होता है कंटेजियस जोन, ठीक है। जिस एरिया के अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप माइनिंग कर सकते हैं, फिशिंग वगैरह सब कुछ कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो एरिया बचता है उसको बोलते हैं हाई राइज एरिया, ठीक है। ये 2/3 है पूरे वर्ल्ड का। हाई राइज एरिया जो ओशियन का है वो 2/3 एरिया है, ठीक है, जिस पर किसी का अधिकार क्षेत्र नहीं है, लेकिन इसके अंदर इसके एरिया के में भी फिशिंग वगैरह होती रहती है। और उन्हीं चीज़ों को रोकने के लिए, डीप माइनिंग ओशियन प्रोजेक्ट को रोकने के लिए यूनाइटेड नेशन ने क्या किया है, अभी हाल ही में हाई राइज एरिया को लेकर एक मीटिंग की है, हाई राइज ट्रीटी, ठीक है। हाई राइज ट्रीटी हुई है। इसके तहत इस क्षेत्र में अब इलीगल माइनिंग वगैरह नहीं होगा, और बहुत सारी जो मरीन लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, मेन मकसद है मरीन लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो मरीन लाइफ है, जो जलजीवीय जीवन है उसको बचाने के लिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी प्रजाति हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, विलुप्त हो रही हैं। तो उनको बचाने के लिए यूनाइटेड नेशन ने क्या किया है, यूनाइटेड नेशन ने की है हाई राइज ट्रीटी। अब एक चीज़ और याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी कौन है, तो वो है एंटोनियो गुटेरस। कौन है? एंटोनियो गुटेरस। क्लियर है? और अभी तक आप जानते होंगे हाई राइज का सिर्फ 1% क्षेत्र, ठीक है, प्रोटेक्टेड था, जहां पर कुछ नहीं होता था। अब इस हाई राइज ट्रीटी के तहत इसके 30% क्षेत्र को प्रोटेक्ट किया जाएगा इन सारी चीज़ों से, ठीक है। और कोशिश किया जाएगा जो मरीन एक्टिविटी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्लोरिश किया जा सके, ताकि वहाँ उसमें कोई ना कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। वहाँ पर उनके एक्सटिंक्शन ना हो, जो जलजीवीय जीवन है वहाँ पर परेशानी ना हो। क्लियर है? चलो बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी आप लोगों के पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा पूछे जाने सवालों में से एक है कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। चर्चा में क्यों रहा, अभी बता देता हूँ। संतोष ट्रॉफी का संबंध दोस्तों आप जानते होंगे कि किस खेल से है, कमेंट करके बताओ जल्दी से, ठीक है। फिर मैं आपको बता ही दूंगा, लेकिन कमेंट करो जल्दी से, जो अभी वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं जिनको ये सवाल मिल चुका। तो संतोष ट्रॉफी, तो सबसे पहले दोस्तों 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी का टाइटल जीता है कर्नाटका ने। पेपर में सवाल डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा, अभी हाल ही में मिल जाएगा किसी न किसी पेपर में। 54 साल बाद कर्नाटका ने जीता है, किसको हराकर?
तो ये लिख लीजिएगा मेघालय को हराकर। किसको हराकर? मेघालय। और पहली बार ऐसा हुआ था कि पहली बार मेघालय फाइनल में पहुंचने वाला राज्य बना था। ठीक है, तो मेघालय को हराकर कर्नाटक ने 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी का फाइनल जीत लिया। इसका संबंध है फुटबॉल से। बहुत बढ़िया, जिन लोगों ने फुटबॉल बोला उनका बिल्कुल सही जवाब है, फुटबॉल से इसका संबंध है। वो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि इसका खेला कहाँ पर गया है, लेकिन पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। ये खेला गया है सऊदी अरबिया में। सऊदी अरब में ही एक रियाद नाम की जगह है, वहाँ पर इसको खेला गया और स्टेडियम का नाम है किंग फहाद इंटरनेशनल स्टेडियम। ठीक है, वहाँ पर इसको खेला गया है। 1941 में संतोष ट्रॉफी की शुरुआत हुई थी। ऑल इंडिया, और इसको कराता कौन है? AIFF, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा इसको कराया जाता है। और सबसे ज़्यादा टाइटल किसने जीते हैं? 32 टाइटल जीते हैं वेस्ट बंगाल ने अब तक। सबसे ज़्यादा बार जीतने वाली संतोष ट्रॉफी, ठीक है, वो राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मऊगंज मध्य प्रदेश का कौन सा जिला होगा? तो मऊगंज दोस्तों, अभी तक आप जानते होंगे मध्य प्रदेश के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ ज़िले हुआ करते थे वो 52 थे, लेकिन अब रीवा से अलग कर मऊगंज को मध्य प्रदेश का 53वां जिला बना दिया गया और इसकी घोषणा की है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा। अब मध्य प्रदेश के CM कौन है, ये जल्दी से आप एक बार कमेंट करें। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस का सीरीज़। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आज मैं आपको कोई टॉपिक नहीं करा रहा हूँ, होली है, आप भी इधर उधर बिजी रहिए, लेकिन कल से आपको पॉलिटी वगैरह के ज्योग्राफिकल फीचर्स, ठीक है, हिस्ट्री वगैरह की इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मैं क्वेश्चंस के साथ साथ बताने लगूंगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और हाँ, इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट जरूर करिएगा। जल संरक्षण के लिए जल शक्ति अभियान कैच द रेन किसके द्वारा शुरू किया गया? जरा एक बार कमेंट करके बताओ, किसके द्वारा शुरू किया गया है जल शक्ति अभियान कैच द रेन? ठीक है, जल्दी से कमेंट करो। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, और जो क्वेश्चंस पूछे उनका जवाब दीजिए। और प्लीज़ हर एक स्टूडेंट अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करेगा, ताकि गारंटी बाकी मेरी रही, आपके पेपर तक फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीज़ें कराऊंगा, और पेपर में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।